Good morning, students of class 7th. Welcome back to your English classes and class. We are studying lesson number 1 from the book of English language. ठीक है बच्चों, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेसन नंबर 1 जिसका नेम है सेंटेंसेस. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन नंबर 1? इट इज सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हो? वाक्य. So in the last class, in the previous class, we had understood about the definition of a sentence, that what is it, about some examples of the sentences. Okay. So now we will do phrase. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? Phrase. Phrase के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है. ठीक है. So to study phrase, you should come to page number 5 in your English grammar book, which is this. Clear? चलो. Now what is phrase? क्या लिखा है आप बुक में? A phrase is a group of words that makes some sense but not complete sense. तो phrase क्या होता है? It is a group of words, कुछ शब्दों का समूह है. phrase जो सेंस तो देता है, जिसकी मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग उसकी नहीं निकल पाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल माय बेस्ट फ्रेंड. अब माय क्या कहा गया? माय बेस्ट फ्रेंड. इससे आप क्या समझ रहे हो कि भाई इसमें कोई पर्सन है जो अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे प्यारे मित्र के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ से मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही कि वो उसके बारे में क्या बता रहा है. उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है स्पॉट्स ऑन स्किन. स्पॉट्स मतलब अलग अलग तरीके के चिन्ह हो जाना है ना स्किन पे, मतलब दाग धब्बे पड़ जाना. इन द ऑफिस, रिमाइंडेड मी ऑफ. तो ये सब क्या हो गया? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो हो गया फ्रेज. ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट फ्रेजेस. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमने 3-4 शब्द लिख दिया और उसको हमने बोल दिया कि ये फ्रेज है. ऐसा नहीं है. अब जैसे अगर यही जो है फ्रेज माय बेस्ट फ्रेंड, अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें बेस्ट फ्रेंड माय, क्या लिख दें? बेस्ट माय फ्रेंड. तो क्या ये कोई सेंस दे रहा है? यहाँ से कोई मीनिंग निकल रही है? कोई मीनिंग नहीं निकल रही है. कोई मीनिंग निकलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ी सी भी मीनिंग नहीं निकल रही है. तो जब इसमें जरा सी भी मीनिंग नहीं निकले, कुछ भी ना समझ में आए, तो ये फ्रेज नहीं है, ये एक हैफिजर्ड वे में लिखा हुआ कुछ वर्ड्स है. फ्रेज में हमें कुछ ना कुछ मीनिंग पता चले कि भले हमें पूरी मीनिंग ना पता चले. ओके. सो दिस इज अबाउट फ्रेज. अ फ्रेज कैन बी चेंज्ड टू अ सेंटेंस बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट. अब फ्रेज में क्या करोगे? कुछ वर्ड्स को अगर जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा. क्योंकि फ्रेज में क्या है? आधी अधूरी मीनिंग दी हुई है, उसमें कुछ वर्ड्स को और जोड़ दो जिससे तुमको कंप्लीट मीनिंग का पता चल जाएगा. और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग. क्लियर? तो जैसे ये है माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेज था ना, माय बेस्ट फ्रेंड. अब इसमें क्या कर दो? माय बेस्ट फ्रेंड में क्या जोड़ देना है? माय बेस्ट फ्रेंड में कोई भी जोड़ दो. शी इज माई, चाहे शीला इज माई, कुछ भी लिख दो. शीला इज, बस इतना लिख दिया. माय बेस्ट फ्रेंड क्या था? फ्रेज था. ठीक है. इसमें हमने सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया और ये वर्ब को इंक्लूड कर दिया. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्रेज, तो ये मिलकर के क्या बना दिया? सेंटेंस. दिस इज द फॉर्मेशन हो गया सेंटेंस का. नाउ दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस. अ सेंटेंस हैज प्रॉपर मीनिंग. क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस बन गया. आई होप कि आप लोगों ने फ्रेज के बारे में पढ़ लिया. चलो बच्चों, अब ये जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे दी गई है वो लोग आप लोग खुद से करने की कोशिश करोगे. बाकी हम तो आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में करवाएंगे. चलो अब आ जाओगे. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड
सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्रेज प्रेडिकेट, ठीक है, चाहे इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या जानेंगे, इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। A sentence consists of two parts, subject and phrase, predicate। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, इस एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में? जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और जो भी बात बताई जा रही है किसी भी चीज़ के बारे में, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट। जैसे कि हम लोग कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? द वाटर लेवल was rising in the river। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंस है, बिकॉज इसका प्रॉपर मीनिंग हमें पता चल रहा है। यहाँ पे द वाटर लेवल, इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है बच्चों कि जो पानी का स्तर है, वाटर लेवल है, किसी कहीं पे भी हो सकता है, सी, समुद्र, ओशन, रिवर, कहीं पे भी। वाटर लेवल जो है, या फिर रिवर के बारे में बताया गया, ये देखिए रिवर के बारे में बताया जा रहा है। तो नदी का पानी, नदी में जो है पानी का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। राइजिंग मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे वाटर लेवल के बारे में बताया जा रहा है कि नदी में उसका स्तर बढ़ रहा है। बताया किसके बारे में गया? वाटर लेवल के बारे में। क्या बताया गया? उसका लेवल राइज अप हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इसके बारे में बताया गया। तो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। इसके बारे में क्या बताया गया? ये बताया गया। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्लियर? आई होप कि आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग के दिमाग में क्लियर हो गया कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। ओके? चलो उसी तरीके से आप दूसरा देखो, डीप इन द ओशन सैंक द शिप। क्या है? डीप इन द ओशन सैंक द शिप। अब कहा जा रहा है कि डीप इन द ओशन, समुद्र में, समुद्र की बहुत गहराई है। डीप मतलब बहुत गहराई में, समुद्र की बहुत गहराई में मतलब में सैंक द शिप। जो शिप थी वो क्या हो गई? डूब गई। सैंक मतलब डूब गई, टाइटैनिक थी। ठीक है, टाइटैनिक भी तो शिप थी ना, जो कि समुद्र में डूब गई थी, टाइटैनिक है। तो शिप जो था वो समुद्र में डूब गया बहुत गहराई में। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? अबाउट द शिप। और क्या बताया गया? कि वो डूब गई। ठीक है, तो जिसके बारे में बताया गया वो क्या हो गया? हमें क्या था? वो क्या है? सब्जेक्ट। जो बताया गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखना कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में पहले आ जाएगा, प्रेडिकेट बाद में। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्रेडिकेट कैन कम बिफोर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। वर्ब इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब इस बात को समझिए। देखो बेटा, वर्ब जब तक किसी सेंटेंस में नहीं रहेगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। सेंटेंस कैन नेवर बी फ्रेम्ड विदाउट वर्ब। तो यहाँ पे लिखा वर्ब इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट।
देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मिल्खा सिंह इज अ लिविंग लेजेंड, लिखते हैं आप मिल्खा सिंह इज द लिविंग लेजेंड। तो हमने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट कौन हो गया सेंटेंस में, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस में मिल्खा सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज द लिविंग लेजेंड। अब लिविंग लेजेंड मतलब जानते हो, ऐसे व्यक्ति जो लेजेंड होते हैं, हम लोग ऐसे व्यक्तियों को लेजेंड कह के संबोधित करते हैं जिन लोगों ने अपनी फील्ड में बहुत ही ऑनररी काम किया है। ठीक है, दे आर रिनाउंड इन देयर फील्ड, जो बहुत ज़्यादा प्रख्यात है अपनी फील्ड में। जैसे कि मिल्खा सिंह के बारे में जानते हो कि ही वॉज अ वेरी गुड रनर। ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ते थे, बहुत ही अच्छे धावक थे। ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह भी कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह इज द लिविंग लेजेंड। अब मिल्खा सिंह के बारे में ये बताया गया कि वो एक लिविंग लेजेंड है। तो मिल्खा सिंह क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। अब ये पोर्शन इज द लिविंग लेजेंड, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब यहाँ पे जो इज है ये हमारा क्या है बच्चों, वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। ये जो वर्ब है ये कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता है। दिस विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। इज दिस क्लियर? यही पे ये चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है, वर्ब इज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। चलो उसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं, ये हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अब पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चलो आ जाओ, अब हम लोग समझेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। भाई कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सब क्लास 6 में पढ़े हुए हो, 5th में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन क्लास 7 है तो थोड़ा सा डिटेल और आपको जानना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होंगे, दे विल बी ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, चलो पहला क्या हो गया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। कौन हो गया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। स्टेटमेंट बेस्ड। अब ये किस तरीके का सेंटेंस होता है, जरा देखेंगे इसके बारे में। assertive और declarative sentence। assertive sentence makes a statement and ends in full stop। तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा गया ना ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिख दिया गया पहले ही, इसका मतलब ये है कि एक इस तरीके का सेंटेंस है कि जिसमें एक सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा, स्टेटमेंट को बोला जाएगा, किसी भी वाक्य को बोला गया और उसका एंड हमेशा फुल स्टॉप में होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। अब ये असर्टिव सेंटेंस भी जो है वो अपने आप में 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला कौन सा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा कौन हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया, पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखो पहले, इसका एग्जाम्पल पहले देखोगे। आई लाइक सिटिंग आउट एंड वॉचिंग द स्टार्स एट नाइट। आई
like sitting out and watching stars. अब इसमें जो स्पीकर है, जो इंडिविजुअल जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बाहर बैठना और तारों की तरफ देखना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे उसने किसी भी नेगेटिविटी को वो नहीं दिखा रहा है, किसी भी नो नॉट का कोई प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। तो दिस इज द काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। अब एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल कर लो। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल में देखो, आई डू नॉट लाइक सिटिंग आउट एट नाइट। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लाइक सिटिंग आउट एट नाइट। अब इसमें जो पर्सन है, जो स्पीकर है, उसने किस चीज का यूज कर दिया? ये इतना बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? नॉट। कह रहा है कि मुझे बाहर जाकर के रात में तारों को देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब नहीं का प्रयोग हो गया तो वो किस तरीके का सेंटेंस हो गया? ऑब्वियसली अ नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। इज दिस क्लियर? दिस वाज अबाउट assertive or declarative sentence. Now come to the interrogative kind of sentence. अब इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? सारे बच्चों को पता है क्या होता है इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप सवाल पूछते हो वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, do you study in class 7? Do you study in class 7? और यहाँ पे क्या लगा दिया? क्वेश्चन का। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी आएगी, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी, आप इसका एंड हमेशा किस चीज के साथ करते हो? विद द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कहा गया कि क्या आप क्लास 7 में पढ़ते हैं? आपसे सवाल पूछा गया, तो आप समझ जाओगे कि दिस इज द काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या खासियत है? जो वर्ब है, डू इज अ वर्ब। वर्ब कम्स ऑलवेज एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तभी आप वर्ब को लिखोगे। अब इंट्रोगेटिव में भी दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहला हो गया यस और नो बेस्ड क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? तो WH क्वेश्चन, जिसमें वाई, वेयर, व्हेन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। जैसे ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू स्टडी इन क्लास 7, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें ये कहा जा रहा है क्या आप क्लास 6 में पढ़ते हैं? तो आप इसमें या तो हाँ में जवाब दोगे या तो ना में जवाब दोगे। या तो तुम बोलोगे कि यस आई डू स्टडी इन क्लास 7, और एल्स यू विल से यस नो आई डू नॉट स्टडी इन क्लास 7। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, आपका जो ये सेंटेंस है, ये कौन सा बेस है इसका? क्या बेस है? दिस इज द काइंड ऑफ यस और नो, इंट्रोगेटिव बेस्ड क्वेश्चन। उसी तरीके से जब WH क्वेश्चंस की बात करोगे तो इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है विच क्लास डू यू स्टडी इन। इसी क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन बेस पे कैसे पूछ सकते हैं? विच क्लास डू यू स्टडी इन। देखो
अब यहाँ पे WH आया, WH से कोई भी वर्ड बन गया, विच बन गया, वेयर बन सकता है, व्हेन बन सकता है, व्हाट बन सकता है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? तो अब यहाँ पे आप यस और नो में आंसर नहीं दे पाओगे कि हाँ मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, हाँ मैं इस क्लास में नहीं पढ़ता हूँ। आप इस तरीके से आंसर नहीं दे पाओगे। आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई स्टडी इन क्लास 7। क्या लिखोगे, आई स्टडी इन क्लास 7। तो यहाँ पे आप यस और नो में आंसर नहीं दे पाओगे। यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट। क्लियर? सो अभी बच्चों हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए, पहला अजर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। बाकी के 2 और बाकी जो इस चैप्टर में बचा है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।